कर वर्मा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्लास लेके हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है भूकंप। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप देखिए, कहने का मतलब क्या होता है, भूकंप कहने का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पे तल के अंदर जो अव्यवस्था जो उत्पन्न होती है और उस अव्यवस्था की वजह से जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं भूकंप, यानी कि भूमि का कंपन। भूमि का कंपन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी एक जगह पे इस वस्तु को अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगती है और फोर्स लगने की वजह से तरंगे यदि बहुत ज्यादा सभी जगह फैलना अगर शुरू कर देती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो आपका विनाश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरंग को हम लोग बोलते हैं भूकंप। ठीक है, देखिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे अब भूकंप क्या होता है कि भूकंप जो है ये पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी घटनाएं हैं जो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। विनाशकारी तो सारी घटनाएं होती है, लेकिन भूकंप सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। ठीक है, क्योंकि आकस्मिक घटना होती है, और आकस्मिक घटनाएं ऐसे भी पता है, आकस्मिक घटनाएं जो वैसी घटना होती है जो बहुत जल्द कुछ क्षण के लिए आती है और बहुत चीजें बर्बाद करके चली जाती है। तो आपको पता होगा, जैसे आपको सामने एक चीज बता देना चाहते हैं। जैसे आपको कुछ याद होगा दोस्तों कि 2001 में जो गुजरात में जो भूकंप आया था, 2001 में जो गुजरात में जो भूकंप आया था वो लगभग कम से कम 2.5 लाख घर को बर्बाद कर दिया था। 2.5 लाख घर से आप समझ सकते हैं, 2.5 लाख घर का मतलब कितने लोग होंगे। इसी प्रकार से 2011 में जो भूकंप आया है, जो फुकुशिमा द्वीप पर जो भूकंप आया था वो जापान में, वो भी उसमें भी लगभग बहुत लोग, इसमें क्या हुआ था कि परमाणु जो है, जो आपका परमाणु यानी जहां जापान ने परमाणु हथियार छुपा के रखा हुआ था उसके अंदर भूकंप आ गया, जिसकी वजह से कुछ हद तक बर्बादी भी हुई है, माने कुछ हद तक विस्फोट भी हुए। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, भूकंप कितने विनाशकारी होता है। उसी के बाद यानी उसी भूकंप के बाद लोगों ने अपने परमाणु हथियार को ऐसे जगह सुरक्षित रखना शुरू कर दिया जहां पे भूकंप की तीव्रता जो है झेल सके। ठीक है, इसी प्रकार से 2004 में जो सुनामी आई थी, सुमात्रा में जो सुनामी आई थी दोस्तों, समुद्र के अंदर जो सुनामी आया था वो भूकंप की वजह से ही आया था। उसमें जो सुनामी आया था उस सुनामी में कम से कम लगभग 2,80,000 लोगों की मौत हुई थी। ये सरकारी डाटा है, लेकिन रियल डाटा ये है दोस्तों कि कम से कम 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इसी प्रकार 2015 में जो आपका यहाँ पे आया था, जिसको बोलते हैं नेपाल में, जिसकी वजह से पूरा उत्तरी बिहार में अंदर जो भी चीजें, उत्तरी बिहार के अंदर जो उत्तरी बिहार में मतलब जो घटनाएं हैं, बार बार भूकंप आ रहा था। कुछ ही दिन के पश्चात 2 दिन पे 3 दिन पे भूकंप का फ्रीक्वेंसी जो है वो बार बार आ रहा था। ठीक है, तो दोस्तों इसी का टॉपिक को लेकर आपके सामने आप हाजिर हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भूकंप। तो देखिए भूकंप जो है, देखिए भूकंप कहने का मतलब क्या है, सारी घटनाएं वैसी जगह होगी दोस्तों जो सीमांत प्लेट होगा, जो सीमांत क्षेत्र होता है। जैसे अब सपोज करते हैं भारत का, तो भारत में अगर जो है हिमालय का जो एरिया है आपका, ठीक है, जो हिमालय का एरिया है, तो उस हिमालय के एरिया के आसपास का जो एरिया होगा वो भूकंप रोधी क्षेत्र के अंदर आता है। इसकी वजह यह है दोस्तों, इसकी वजह यह है कि भूकंप जो इसको कि ये वलित पर्वत है और वलित पर्वत के आसपास ही सारी घटनाएं होती है। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो भूकंप आने की सबसे ज्यादा संभावना यहाँ भी होती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या है आपका कि अगर भूकंप जो है वो कितने प्रकार से होती है और भूकंप कौन कौन से भूकंप क्या क्या चीजें करती है, दोस्तों आपके सामने स्लाइडिंग के नीचे आ रहा होगा। अब चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम हिंदी में लिख भी देते हैं। ठीक है, जो आपके जो कहने का मतलब क्या है कि रिचर स्केल जो है, तो आपका रिचर स्केल पे जो परिमाण है उसमें परिमाण में क्या है, इसका परिमाण की वजह से क्या क्या प्रभाव होगा। अगर रिचर स्केल के ऊपर मैग्नीट्यूड आपका 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है, जो आप सब तीव्रता समझते हैं वो तीव्रता नहीं होता है, परिमाण होता है दोस्तों। आगे हम चर्चा करेंगे इसका डिटेल चर्चा हम करेंगे। तो 0 से 2 तक यदि अगर मतलब भूकंप आया है तो उसमें लोग क्या करेंगे, महसूस नहीं करेंगे। 0 से 2 में कोई महसूस नहीं होगा। इसके साथ साथ यदि 2 से 3 तक अगर आता है तो 2 से 3 कुछ लोग महसूस करेंगे। कुछ लोग महसूस करने का मतलब ये हुआ कि जो लोग अपने मूवमेंट में रहेंगे, यानी कि रनिंग में रहेंगे या तो चलते रहेंगे, कुछ काम में व्यस्त रहेंगे, वो लोग महसूस नहीं कर पाएंगे। और जो लोग मतलब स्थिर बैठे हुए हैं किसी टेबल के ऊपर, किसी बेड के ऊपर, वो लोग इस चीज को महसूस कर पाएंगे। 2 से 3 अगर रिचर स्केल परिणाम होगा उसका, तो अगर 3 से 4 होगा तो पंखे जो है, जो सीलिंग फैन होता है दोस्तों, वो आपका हिलने लगेगा 3 से 4 रिएक्टर में। और 4 से 5 में क्या होगा, दीवारों के अंदर क्रैक करना शुरू कर देगा। वैसी दीवार मतलब जो भूकंप रोधी नहीं है, जो कमजोर मतलब उसका नींव मजबूत नहीं है, उसमें दीवार के अंदर क्रैक करना शुरू कर देगा।
5 से 6 के अंदर क्या होगा दोस्तों कि घर के फर्नीचर जो है वो विस्थापित होने लगेंगे, यानी घर के अंदर जो भी फर्नीचर से बना हुआ है, जो भी लकड़ी से बना हुआ चीजें जो है, जैसे आपका बेड है, सोफा है, समथिंग जो भी है, वो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ क्या है, 6 से 7 में क्या है, कमजोर मकान जो है वो टूट जाएंगे। कमजोर मकान जो भूकंप रोधी नहीं होगा, यानी भूकंप रोधी का मतलब जिसका रिचर स्केल भूकंप रोधी रिचर स्केल 7 से ऊपर तक का अगर बनाया गया होगा वो नहीं टूट पाएगा, लेकिन उससे नीचे का अगर जो भी मकान होगा वो मकान टूटने लगेंगे सारे। और 8 से ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों, 8 से ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम बोलते, इस वजह से आपके सामने दे दिया गया है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है कि भूकंप जो है, अब समझ के हैं भूकंप कितनी विनाशकारी होती है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और चीजें हम बता देना चाहते हैं दोस्तों। भूकंप के अंदर जो चीजें होती है वो और भी याद रखना कि आप खुद सोच सकते हो दोस्तों कि भूकंप भी क्यों आएगा। भूकंप आने का बहुत सारा कारण होगा। भूकंप आने का मतलब बहुत सारा कारण का मतलब ये हुआ कि कुछ कारण ऐसे होंगे जो इंटरनल की वजह से होगा और कुछ कारण ऐसे होंगे जो एक्सटर्नल की वजह से होगा। ठीक है, तो भूकंप आने के लिए 2 कारण होती है दोस्तों। ठीक है, तो भूकंप आने का 2 कारण होता है। एक बाहरी प्रभाव की वजह से भूकंप आता है, पृथ्वी के बाहरी फोर्स की वजह से भूकंप आता है, पृथ्वी पे बाहर की तरफ से जो भी चीजें लगती है उसकी वजह से भूकंप आता है, और एक पृथ्वी के अंदरूनी रूप से भूकंप आता है। तो बाहरी रूप से भूकंप जो है उतनी खतरनाक नहीं होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा मुश्किल होती है जो पृथ्वी के अंदर से आती है। तो आपके सामने हम लिख दे रहे हैं, और या तो आपके स्लाइडिंग के नीचे भी आ रहा होगा, उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं कि बाहरी की मतलब क्या होता है। तो पृथ्वी पे बाहरी फोर्स मतलब पृथ्वी के भूकंप का कारण, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भूकंप किसको कहते हैं, तो सिंपल लॉजिक ये बोलेंगे दोस्तों कि पृथ्वी के भूपटल में जो अव्यवस्था जो उत्पन्न होती है, तो उस अव्यवस्था के उत्पन्न की वजह से जो आती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, भूकंप। माने पृथ्वी के भूपटल में अव्यवस्था के कारण जो कंपन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, भूकंप। ठीक है, तो देखिए अब इसके कारण क्या है, तो भूकंप का कारण क्या है, इसके कारक कौन कौन है, तो ये 2 कारक है। सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहला है आपका जिसको बोलते हैं क्या, बाह्य कारक, और दूसरा है आंतरिक कारक जिसको बोलते हैं भूगर्भी कारक। देखिए दोस्तों, इसको हम साइड में करके हम समझा देते हैं आपको। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि बाह्य कारक में, तो बाह्य कारक में अगर सब नंबर 1 ले लेते हैं, तो बाह्य कारक में सबसे पहले क्या है, उल्का पिंड। देखिए दोस्तों, सबसे बाहर कारण में क्या होगा, उल्का पिंड होगा। तो उल्का पिंड से होने वाली जो भूकंप होती है वो लाखों वर्षों में कई बार होती है। जैसे डायनासोर जो यहाँ से समाप्त हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि डायनासोर जो समाप्त हुआ है वो बाहर से उल्का पिंड हमारे सतह के ऊपर गिरे थे, पृथ्वी की सतह के ऊपर, और उसने क्या किया था, काफी बहुत व्यापक मात्रा में भूकंप लाया था, जिसकी वजह से ज्वालामुखी भी आपस में फूट पड़े थे, जिसकी वजह से उसकी नष्ट हुई। तो ये जो है उल्का पिंड की वजह से जो है ये काफी कम होती है दोस्तों। ठीक है, जिसको बोलते हैं। दूसरा है आपका जिसको बोलते हैं भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझेंगे। जैसे सपोज करते हैं कि अगर कहीं खुदाई हो रही है या तो पहाड़ों पर यदि कोई आदमी जो है रोड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उस रोड बनाने के बाद सारे के सारे पहाड़ जो है वह काइनेटिक, सारे के सारे पहाड़ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के यानी स्थितिज ऊर्जा की वजह से एक जगह स्थिर है। लेकिन जैसे ही उसके नीचे से अगर हम कटान करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है, काटने की कोशिश करेंगे, या तो हम मानव के द्वारा कटा हुआ हो या तो बारिश की वजह से कटा हुआ है, तो ऊपर का जो भी आपका चट्टान होती है, ऊपर का जो चट्टान होता है वो धीरे 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 क्या है, स्लाइडिंग नीचे तरफ करने लगता है। तो उस स्लाइडिंग की वजह से, यदि अचानक स्लाइडिंग करने की वजह से पृथ्वी के ऊपर और ऑटोमेटिक जब नीचे गिरेगी तो नीचे गिरने की वजह से कंपन करेगी, तो उस कंपन की वजह से भी भूकंप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भूस्खलन। इसके साथ साथ क्या है, तीसरा आपको जिसको बोलते हैं हिमस्खलन। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हिमस्खलन का मतलब क्या होता है,
जैसे सपोज करते हैं, यही हिमस्खलन सब जगह नहीं होती है, ये जब भी होगा दोस्तों तो ये कभी होता है मतलब जहां पहाड़ी एरिया होगा, मतलब जहां पे बर्फ का चादर हमेशा पहाड़ों के ऊपर ढका रहता है, और उस बर्फ का चादर अचानक यदि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अचानक यदि नीचे स्लाइडिंग करता है, तो उस स्लाइडिंग की वजह से बहुत पानी की बर्फ के अंदर जो आपका जो मास है, उस मास की वजह से यदि सतह पर गिरेगा तो सतह पर गिरने की वजह से उसके अंदर कंपन होगा, और उस कंपन की वजह से भी भूकंप आता है, जिसको हम लोग बोलते क्या है, हिमस्खलन। तीसरा चौथा है जो भी आपका है, जिसको बोलते हैं बांध, डैम जिसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे बांध अगर जैसे बहुउद्देशीय परियोजना जो लागू करके जो हम लोग बांध बनाते हैं, तो उस बांध का मतलब क्या होता है, वो पूरे के पूरे पानी को एक जगह इकट्ठा करके रोक दिया जाता है, और इकट्ठा रोक दिया जाता है, उसके बाद किसी सीमित पानी को बाहर निकाला जाता है। लेकिन सपोज करें दोस्तों, बहुत ज्यादा पानी यदि किसी बांध के ऊपर जाकर अगर इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होने की वजह से उसके ऊपर वहां के आसपास के एरिया के ऊपर उस पर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने की वजह से पृथ्वी के अंदर जो है वह कंपन पैदा होगा, और पृथ्वी के अंदर जब कंपन पैदा होगा तो उसकी वजह से भी भूकंप आता है। यह आपका बाह्य कारक में, ठीक है। पांचवा है आपका, जिसको बोलते हैं परमाणु विस्फोट, ठीक है दोस्तों। जैसे लिख रहे हैं इसका मतलब वैसे मत समझिएगा, ठीक है। ये आपको एक स्लाइडिंग के नीचे आ रहा है, उसको नोट कर सकते हैं। कैसे लिखे, परमाणु विस्फोट कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आपको पता होगा कि जितने जो आपका विस्फोट किया जाता है वो ऐसे एरिया में किया जाता है जहां पे मानव बस्ती नहीं हो, या तो मानव बस्ती से काफी दूर हो, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही परमाणु को हम विस्फोट करेंगे तो उस विस्फोट की वजह से एक कंपन पैदा होगा, और उस कंपन की वजह से भूकंप भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी देखते होंगे, तो इस वजह से भी भूकंप आता है। परमाणु को विस्फोट यानी कि माने जैसे अगर सपोज कच्छ की बात करते हैं, जो गुजरात का एरिया है, जो हमारा परमाणु विस्फोट 1994 में जो हुआ था, परमाणु परीक्षण जिसको बोलते हैं, तो उस परीक्षण में क्या किया गया था कि राजस्थान के किसी ऐसे इलाके में किया गया था जहां पे लोगों से काफी दूर हो, ठीक है, लोगों से काफी दूर हो। और ऐसे भी आपको पता होगा, कुछ जानता मूवीज वगैरह देखे होंगे, तो लोगों से दूर हो कि काफी दूर एरिया में, माने बहुत दूर तक उसकी असर जो है, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो काफी दूर तक चला गया था, जो परमाणु का विस्फोट हुआ था, तो उसकी वजह से भी भूकंप आई थी, ठीक है। तो उसको ये सब कारक जो है आपका, जिसको हम लोग बाह्य कारक में लिखते हैं, ठीक है। अब भूगर्भीय कारक में दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि भूगर्भीय कारक में सबसे पहला क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि भूगर्भीय कारक में भूमि के अंदर से जो उत्पन्न होगा एनर्जी, उसकी वजह से भी और भूकंप आएगा। तो भूगर्भीय कारक में सबसे पहले क्या होगा, जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी। अब समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी भूकंप कैसे आएगा, तो ज्वालामुखी की वजह से जो भूकंप आएगा, जैसे सपोज करते हैं ज्वालामुखी कहीं फूटा, तो जब पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्थिर है, जब अचानक काइनेटिक में चेंज करेगा तो वहां आसपास के एरिया में क्या कर देगा, कंपन पैदा कर देगा, और उस कंपन की वजह से क्या आएगा, भूकंप। तो ज्वालामुखी भूकंप भी हो सकती है, यानी ज्वालामुखी की वजह से भी भूकंप आ सकता है। दूसरा, ठीक है, दूसरा आपका देखिए दोस्तों, जैसे भ्रंशन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भ्रंशन की वजह से भी उत्पन्न होता है। भ्रंशन कहते किसको है, जो हमारा वीडियो नहीं देख पाए हैं, यानी कि जो भ्रंशन नहीं जानते हैं, हमारा पिछले वाला क्लास आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो समझ सकते हैं कि भ्रंशन कहते किसको है। तो आपको पता भी होगा दोस्तों, भ्रंशन कहने का मतलब क्या होता है, उत्थान धसान। आपको पता होगा भ्रंशन कहने का मतलब क्या होता है, उत्थान है, धसान है, और इसके साथ उन्मज्जन है, निमज्जन है। तो उन्मज्जन निमज्जन आपको पता होगा, उत्थान किसको कहते हैं, तो एक सतह के संदर्भ में दूसरा सतह यदि ऊपर उठ जाएगा उत्थान कहेंगे, और एक सतह के संदर्भ में दूसरा सतह नीचे धंस जाएगा उसको धसान कहेंगे। और यही चीजें यदि समुद्र के अंदर होती है तो उन्मज्जन निमज्जन होता है। तो देखिए दोस्तों कि प्लेटो के कहने का मतलब क्या होता है कि अगर एक जगह से एक ही स्थान पे दूसरे स्थान पे, जैसे भ्रंशन कहने का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरा स्थान यदि काफी नीचे उठ जाएगा या तो दब जाएगा, तो उसकी वजह से भी उसके अव्यवस्था हो गई, मैंने भूपटल में क्या होगी, अव्यवस्था हो गई, तो उस अव्यवस्था की वजह से भी भूकंप आती है, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जांपल हम बता देते हैं दोस्तों। जैसे आपको सामने पिछले क्लास में हमने बताया था दोस्तों, ठीक है, अगर आपका ये इंडिया का मैप है, तो पिछले क्लास में हमने बताया था,
ठीक है, कि ए वाला एरिया जो है जिसको पश्चिमी तट बोलते हैं, इस वाले एरिया ये आपका किस किस पे से बना हुआ है, तो भ्रंशन कगार, भ्रंश कगार पे स्थित है। तो भ्रंश कगार पे स्थित है आपका, तो याद करें दोस्तों, जहां पे भ्रंशन कगार होगा तो वो एरिया काफी, वो एरिया जो है भ्रंश कगार, तो एरिया तो उस पे भूकंप आने की चांस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि भूकंप आने की चांस ज्यादा है, क्योंकि अगर चट्टाने जो है ये ऊपर उठने की वजह से अगर भ्रंश कगार बनी हुई है, इस तरह से स्लाइडिंग अगर बना हुआ है, तो कभी न कभी दबने की कोशिश करेगा, तो इसकी वजह से भी तरंग उत्पन्न होगी और वो तरंग जो है भूकंप का कारण बनेगा। इसके साथ साथ आपको जैसे आपका सागर है, आपका अरब सागर जो है, आपको पता होगा कि मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका और इसके साथ साथ इंडिया, ये आज से बहुत साल पहले, बहुत साल क्या करोड़ वर्ष पहले, 7 करोड़ 7.5 करोड़ वर्ष पहले ये आपस में इकट्ठा थे। तो आपस में जब इकट्ठा थे तो ये आपस में इकट्ठा थे और धीरे धीरे फैलना शुरू किए हैं। तो फैलेगा कब, क्योंकि कगार बनेगा, माने भ्रंशन बनेगा, तो ये भ्रंशन की वजह से एक दूसरे से अलग हुए हैं, और जब ये भ्रंशन की वजह से एक दूसरे से अलग हुए हैं तो कहीं ना कहीं भ्रंश कगार बना होगा, तो वही भ्रंश कगार स्कार्पमेंट बना होगा। तो उस स्कार्पमेंट के ऊपर भी आपका जो अरब सागर जो है, अरब सागर जो है वो भ्रंशन की वजह से ही बना है। तो भ्रंशन की वजह से भ्रंश कगार बना है और भ्रंश कगार की वजह से ही भूकंप आती रहती है। इस वजह से गुजरात के जो भूकंप था दोस्तों, 2001 में जो भूकंप आए थे गुजरात में, वो भ्रंशन की वजह से ही हुआ था, जो आपका अरब सागर से उत्पन्न हुआ था और इस तट को प्रभावित किया था। ठीक है, तो याद करेंगे ये वाला एरिया जो है भ्रंश कगार पर स्थित है, तो यहाँ पे भूकंप आने के चांसेस है। ठीक है, बनी हुई है। दूसरा है, ठीक है, तीसरा है दोस्तों जिसको बोलते हैं तीसरा विवर्तनिक क्रिया। विवर्तनिक क्रिया मतलब आप समझते हैं दोस्तों, जहां पे आपका जिसको बोलते हैं सीमांत क्षेत्र होगा, तो सीमांत क्षेत्र में ही सारी घटनाएं होती है। अब विवर्तनिक का मतलब क्या होता है, प्लेटों में जो मूवमेंट शुरू हो जाता है, प्लेटों में जो विवर्तन शुरू हो जाता है, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट से चलना शुरू, प्लेटों में जो मूवमेंट शुरू हो जाता है, प्लेट एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना शुरू कर देता है, तो इस दौरान आपस में टकराएगा और उस टकराने की वजह से भी भूकंप आएगा। तो टकराने की वजह से भी दोस्तों क्या होता है, भूकंप आता है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं विवर्तनिक क्रिया। ठीक है, विवर्तनिक क्रिया, विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम जो पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट, उसमें हम चर्चा और डिटेल में कर देंगे विवर्तनिक क्रिया होती क्या है। माने भूमि के सीमांत क्षेत्रों में जितनी जो घटनाएं होती है, वो सारे के सारे घटना किससे संबंधित है, तो भू संचलन से संबंधित है। अब भू संचलन मतलब क्या है, प्लेटों के अंदर मूवमेंट, मैंने टेक्टोनिक यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके अंदर विरूपण उत्पन्न हो गया, तो उस विरूपण बोलते हैं विवर्तनिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना शुरू कर देगी, उस दौरान भी भूकंप आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंटरनल हुआ। इसमें एक और है दोस्त, इसमें एक चीज और है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं, चौथा में ले लेते हैं, चौथा से यानी कि डी में, जिसको बोलते हैं समस्थानिक क्रिया। समस्थानिक क्रिया देखो होता क्या है दोस्तों, समस्थानिक क्रिया कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल समझेंगे, समस्थानिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे हम हिमालय की बात करते हैं, तो हिमालय की बात करते हैं और निचले एरिया की बात करते हैं, तो अगर आपका हिमालय है, तो हिमालय जो है आपका कौन सा पर्वत है, वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय जो है किस तरह का पर्वत है, वलित पर्वत है। तो याद करके, जब वलित पर्वत है तो वलित पर्वत की वजह से एक ही स्थान पे, यानी एक ही अगर लैंड है, एक ही प्लेट है, तो उसमें क्या हुआ, किसी एक जगह पे आपका पहाड़ यानी पर्वत का निर्माण हो रहा है, एक जगह पे पर्वत का निर्माण हुआ है, और दूसरी जगह पे बाहर की नदियां जो है, माने उसके अंदर से निकलने वाली जो नदियां हैं, वो धीरे धीरे काट कर किसी मैदानी का निर्माण कर रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ही जगह पे कभी उत्थान हो रहा है, तो कहीं धसान हो रहा है, तो कहीं जलोढ़ मैदान बन रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक क्रिया। यानी एक स्थान पे बहुत सारे क्रियाओं का घटना ही बोलते हैं समस्थानिक क्रिया। मैंने उसी एक ही स्थान पे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो उसकी वजह से सपोज करते हैं नदियां जो है, तो नदियां क्या करेगी, जलोढ़ चट्टानों को काट करके जलोढ़ मैदान एरिया में फैला देगी और किसी एक एरिया में लाके रख देगी। तो जब एक एरिया में लाके रख देगी, तो रखने की वजह से वो धीरे धीरे वहां का जो दबाव है, वो प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। उस बढ़ने की वजह से भी आपस में भूकंप आती है। तो सारे के सारे जो है में ले लेते हैं कि भू संचलन,
तो आपको पता होगा कि भूमि जब चलना शुरू कर देता है, भू संचलन का पिछले क्लास में हम सब कुछ डील कर चुके हैं कि भू संचलन कहते किसको हैं दोस्तों, आप देख लेंगे तो समझेंगे। तो भू संचलन की वजह से भी भूकंप उत्पन्न होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ है कि भूमि में चलना, जब भूमि चलना शुरू करेगा दोस्तों तो एक दूसरे से टकराएगा और टकराने की वजह से भी कंपन पैदा होगा, यानी ये एनर्जी जो रिलीज होगी और उसकी वजह से भूकंप आएगा। इसके साथ साथ आपको ये लिख सकते हैं, एक और दे सकते हैं जिसको बोलते हैं कि आपका वलित पर्वत की निर्माण, वलित पर्वत जो है, वलित पर्वत का बनना यानी कि निर्माण। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, वलित पर्वत पूरे संसार में वलित पर्वत बहुत सारे हैं, जैसे सब कुछ करते हैं। आपका हिमालय है, ये भी आपका वलित पर्वत है। इसके साथ साथ आपका हिमालय, रॉकीज है, एंडीज है, अल्पस है, ये सारे के सारे क्या पर्वत है, ये सब के सब वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत जब बनना शुरू होगा तो प्लेटों के अंदर क्या होगा, मूवमेंट शुरू होगा। प्लेटों के अंदर मूवमेंट शुरू होने का मतलब प्लेटों जो है आपस में एक मुड़ना शुरू कर जाएंगी, अब फोल्डिंग होना शुरू हो जाएगा, और जब फोल्डिंग होगा तो एनर्जी जो है उसकी वजह से कंपन पैदा होगा, और उस कंपन की वजह से भी भूकंप आता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके सामने भूगर्भिक क्रिया में आपका 5-6 पॉइंट यह दे दिया हुआ है। ये आपका भूगर्भिक क्रिया यानी कि आंतरिक क्रिया, ये बाह्य क्रिया और ये आंतरिक क्रिया, मन बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक के रूप में आपको चीजें दी हुई है, ठीक है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे आते हैं दोस्तों कि आखिर भूकंप के अंदर चीजें क्या होती है, जिसको आप लोग बोलते हो कि भूकंप कितने प्रकार का होता है। या तो भूकंप जो है, इसके साथ साथ आप वेव्स के बारे में पढ़े हो, तरंग के बारे में पढ़े हो कि पी वेव्स होता है, एल वेव्स होता है, एस वेव्स होता है। उसकी चर्चा हम थोड़ी सी बहुत कर में यानी कभी डील कर ले, कि अभी थोड़ी सी हम बता देते हैं कि आखिर भूकंप होता कैसे है। देखिए दोस्तों, देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एक जगह से सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पे आपका एक पॉइंट है और तरंगे जो है यहाँ इस तरह से निकलना शुरू हुई, ठीक है, इस तरह से निकलना शुरू हुई, और यहाँ पे आपका अगर कोई लाइन ले लेते हैं, इस तरह का कोई एरिया ले लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से निकलना अगर शुरू होगा, इस तरह से ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो जहां से इस तरह की चीजें निकलती है, ये वाली चीजें जो निकलती है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। सॉरी, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और याद करेंगे, ये फोकस से जो ऊर्जा आपको यहां तक निकलेगी, और अगर ये 90 डिग्री के साथ सबसे पृथ्वी के सतह पे सबसे पहले जो टकराएगी, तो ये वाला एरिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपी सेंटर, EPICENTRE, इसको एपी सेंटर बोलते हैं। अधिक केंद्र, जिसको आप नाम समझते हो, अधिक केंद्र। फोकस आपका जहां से तरंगे उत्पन्न हुई और उत्पन्न होने की वजह से ऊपर की तरफ आई, तो ये हर तरफ जाएगी दोस्तों, तरंगे हर तरफ जाएगी। लेकिन जो 90 डिग्री के साथ सबसे पहले जब ऊपर पृथ्वी के सतह से जब टकराएगी, ऊपर वाले सरफेस से जब टकराएगी, तो ऊपर वाला सरफेस से 90 डिग्री के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर, जिसको बोलते हैं अधिक केंद्र, जिसको कहते हैं। इसी का नाम दे दिया गया है प्राइमरी वेव्स, इसका नाम दे दिया गया है सेकेंडरी वेव्स। और याद करेंगे दोस्तों, ये है आपका प्राइमरी वेव्स और ये है आपका सेकेंडरी वेव्स। और ध्यान देंगे दोस्तों कि एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसको हम लोग एल से सूचित करते हैं। यानी एस मतलब क्या हुआ, सरफेस, ठीक है, एल मतलब क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इसके साथ पी मतलब होता है प्राइमरी वेव्स, PRI, प्राइमरी। हम का मतलब क्या हुआ, जो इस तरह से जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, आपका सरफेस वेव्स है, जो सरफेस के ऊपर, और ये आपका क्या है, जिसको बोलते हैं आपका प्राइमरी वेव्स है, जो सबसे पहले पहुंच गई, इसके बाद कुछ देर बाद पहुंचा, इसको सरफेस वेव्स बोलेंगे। और एपी सेंटर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सतह के ऊपर, सपोज करते हैं इस सतह को हम समझते हैं, तो अगर यहाँ पे सबसे पहले एपी सेंटर के ऊपर आ गया, और यहाँ से तरंगे ऐसे ऐसे निकलना शुरू हुई, यहाँ से तरंगे जो है ऐसे ऐसे बढ़ना शुरू हुई, तो सबसे विनाशकारी जो है आपका ये वाली तरंग होती है दोस्तों। सबसे विनाशकारी जो है ये आपका तरंग। विनाशकारी तो बहुत सारे विनाशकारी होते हैं, लेकिन हम विनाशकारी उसी को हम समझते हैं जो सतह के ऊपर है, जिसको प्रभाव हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो सबसे विनाशकारी जो है आपको यहाँ से उत्पन्न होने के बाद जो इस तरह की तरंगे जो उत्पन्न होगी, इस तरह की जो तरंग उत्पन्न होगी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और सबसे विनाशकारी आपका यही है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं जो आपका भूकंप है,
भूकंप के प्रकार। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भूकंप कितने प्रकार की होगी, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भूकंप जो है वो मुख्य रूप से किसके आधार पर, तो सबसे पहले जिसको बोलते हैं गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर, तो ध्यान रखेंगे गहराई के आधार पर भूकंप जो है वह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं उथला भूकंप, ठीक है, यानी जिसको शैलो, ठीक है, अर्थक्वेक जो भी नाम देते हैं जिसको। देखिए दोस्तों, उथला भूकंप कहने का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के सतह से यदि 0 से यानी 50 यानी ऊपर से लेके 50 किलोमीटर तक, यानी 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर के अगर ऊपर से होती है, पृथ्वी के ऊपर की सतह से 50 किलोमीटर तक की गहराई तक अगर होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं उथला भूकंप। इसके साथ साथ वो दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य भूकंप। मध्य भूकंप जो मीडिएटर जो अर्थक्वेक होता है, ये जो है आपका, ये आपका 50 से लेके ये आपका लगभग 2.5 किलोमीटर तक होगा, यानी कि 250 किलोमीटर नहीं, 250 किलोमीटर, 250 पृथ्वी की सतह से 50 से लेके 250 किलोमीटर तक गहराई के अंदर जो भूकंप उत्पन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य भूकंप। इसके साथ साथ आपका एक तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक भूकंप। प्लूटोनिक, ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्लूटोनिक भूकंप कहने का मतलब क्या है कि लगभग 250 किलोमीटर से लेके लगभग 750 किलोमीटर तक जो भूकंप होगी उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक भूकंप। अब इसका इसलिए क्या है दोस्तों हम समझा देते हैं। देखिए, तो कहने का मतलब क्या है, उथला भूकंप माने इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी पर जितने जो आपका भूकंप की वजह से विनाश होता है वो लगभग 90% योगदान इसी का होता है दोस्तों। 90% से भी क्या, 90 से भी ज्यादा परसेंट जो है वो आपका उथला भूकंप की वजह से ही आपका विनाश होता है, भूकंप की वजह से विनाश होता है। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, कहने का मतलब मध्य भूकंप कहते हैं किसको है कि 50 से लेकर 2.5 किलोमीटर तक, यानी इसको एक डाटा से हम समझा देते हैं। जैसे आपका सपोज करते हैं ये आपका अगर कोई पृथ्वी है, ठीक है, तो अगर ये पृथ्वी आपको सामने दिया हुआ, आपका सेंटर है, तो ऊपर से लेके यहाँ तक, यानी कि अगर सबसे पहला की हम बात करें जिसको उथला भूकंप की बात करते हैं, यानी ये वाला एरिया तक यदि, यानी कि यहाँ से यदि अगर ये 50 किलोमीटर तक, यानी कि अगर यहाँ आपका फोकस हुआ और इस फोकस की वजह से ऊपर तरंग गई और इसकी वजह से जो उत्पन्न होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उथला भूकंप जिसको बोलते हैं शैलो। तो 90% योगदान इसी का, 50 किलोमीटर के गहराई से जो भूकंप उत्पन्न होगी और पृथ्वी के सतह पर यदि पहुंचेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं उथला भूकंप। और इसके साथ साथ यदि यहाँ से और बढ़ जाते हैं, यानी यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, यानी यहाँ से अगर आप दूसरा वाला लेते हैं, ये कितना से, यानी यहाँ से ले लेते हैं, यानी कि 50 से लेकर, यानी 50 से लगभग 250 किलोमीटर तक, यानी कि 250 किलोमीटर, यानी यहाँ यदि फोकस रहा, भूकंप का फोकस रहा है और यहाँ की वजह से यदि ऊपर सरफेस तक यदि तरंगे पहुंच रही है तो इस भूकंप को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मध्य भूकंप बोलते हैं। और प्लूटोनिक भूकंप का मतलब क्या होता है कि अगर 750 किलोमीटर, यानी कि लगभग पृथ्वी के सतह से लगभग कितना किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर, तो 750 किलोमीटर, यानी फोकस कितना अंतर होना चाहिए, 750 किलोमीटर तक फोकस होना चाहिए। और उसके ऊपर तक यदि तरंगे उत्पन्न हो जाती है, ऊपर तक सतह तक आ जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं प्लूटोनिक भूकंप। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या है आपके सामने बताए, उथला भूकंप, मध्य भूकंप और प्लूटोनिक भूकंप। मानो जो है 750 किलोमीटर के बाद के भूकंप को अभी तक नहीं माप पाई है, यानी उसके गहराई तक अभी हम लोग नहीं जा पाए हैं। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले समय में उसके गहराई तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको एक वीडियो पसंद आएगा, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम जल्दी ही शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।